नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर सके। आज अपना जो है वो 1601 से लेकर 1700 तक क्वेश्चनों का है वो टेस्ट होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नाल प्रणाली किस जीव की विशेषता होती है? बताइए भाई, नाल प्रणाली जो होती है वो किस जीव की विशेषता होती है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीजिए जवाब। केंचुआ होगा, कवक होगा, या फिर स्पंज होगा, या मेंढक होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पंज। ठीक है, अपने को पता है कि स्पंज जो होता है वो पोरीफेरा संघ का प्राणी होता है। स्पंज जो होता है वो पोरीफेरा संघ का प्राणी होता है। और आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नाल प्रणाली है वो किस संघ की विशेषता है, तो नाल प्रणाली है वो पोरीफेरा संघ की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत है वो किसने दिया था? विल्सन ने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था, जिमान ने दिया था, या कुल्डेन ने दिया था? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लैकमैन ने। ठीक है, ब्लैकमैन ने है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है? बताइए भाई, अपने को पता है अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ये क्वेश्चन भी आपको है वो याद रखना है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, लेकिन आप बताइए कि प्रकाशिक अभिक्रिया है वो क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेना। ठीक है, अपन कहेंगे कि क्लोरोफिल के अंदर है वो गोल गोल सिक्के जैसी संरचनाएं होती है जिनको क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए, अपने को पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। और उत्प्रेरक का मतलब वो होता है जो किसी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं या फिर क्या करते हैं? कम करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूबिस्को। रूबिस्को जो है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ऑक्सीजन की दर बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीजिए जवाब। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो ऑक्सीजन के निर्माण के लिए होती है। और यदि प्रकृति में पहले से ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? अपने को पता है कि कोशिका का ऊर्जा घर तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो आपको ये नाम भी है वो याद रखना है। एग्जाम में कई बार आपसे एटीपी का फुल फॉर्म भी है वो पूछी जाती है। और ये सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की निकासी के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दो, कई बार ये क्वेश्चन है वो अपने आ चुका है, तो आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की निकासी के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? लोहा आवश्यक है, जिंक आवश्यक है, मैंगनीज आवश्यक है, फिर कॉपर आवश्यक है। ठीक है, अपने को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोफिल में होती है। और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? मैंगनीज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंगनीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नींबू के रस का पीएच कितना होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जल्दी से जवाब दे ही दो। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? बताइए, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? 4 होता है, 2.4 होता है, 6.5 होता है, या फिर 4.2 होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4 होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2.4 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव के रक्त की पीएच कितनी होती है? बिल्कुल ठीक है, दीजिए जवाब। मैंने आपको बताया था कि मानव का जो रक्त होता है वो हल्का क्या होता है?
क्षारीय होता है। मानव रक्त जो होता है वो हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि मानव के रक्त की पीएच कितनी होती है, दीजिए जवाब। मानव के रक्त की पीएच कितनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? मैं आपको बता दूं कि पीएच स्केल की खोज 1909 के अंदर हुई थी। ठीक है, पीएच स्केल की खोज कब हुई थी? 1909 के अंदर हुई थी। आप मुझे बताइए कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? केल्विन ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, केकुले ने की थी, या फिर सोरेनसन ने की थी? दीजिए जवाब। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोरेनसन ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विज्ञान की किस शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है? बताइए भाई, विज्ञान की किस शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, या फिर एंटोमोलॉजी? दीजिए जवाब। विज्ञान की किस शाखा में है वो कवकों का अध्ययन किया जाता है? अपने को पता है एंटोमोलॉजी के अंदर है वो कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यदि अपन साइटोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी के अंदर है वो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दो, कई बार है वो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका जवाब दे दो। पोमोलॉजी है वो किसका अध्ययन होता है? दीजिए जवाब। पोमोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? सब्जी का होता है, जड़ का होता है, फल का होता है, या फिर तना का होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फलों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मछली पालन कहलाता है, बताइए भाई मछली पालन है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है, या फिर फ्लोरिकल्चर कहलाता है? दीजिए जवाब। मछली पालन है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है, या फिर फ्लोरिकल्चर कहलाता है? तो अपने को पता है कि सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन जो होता है वो सेरीकल्चर होता है। एपी कल्चर क्या होता है? एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। तो पीसी कल्चर क्या होता है? मछली पालन होता है। और फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूल की खेती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आमाशय के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है जिसको हम बोलते हैं जठर रस? दीजिए जवाब। जिसको हम बोलते हैं जठर रस, और जिसकी पीएच होती है 1.2। बताइए आमाशय के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है जिसे हम है वो जठर रस कहते हैं, और जिसकी पीएच होती है 1.2? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस ग्रंथि द्वारा रक्तदाब, गुस्सा, प्यार तथा प्यार है वो नियंत्रित किया जाता है? बताइए किस ग्रंथि के द्वारा है वो रक्तदाब, गुस्सा तथा प्यार नियंत्रित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, फिर थायराइड ग्रंथि है? बताइए किस ग्रंथि के द्वारा रक्तदाब, गुस्सा तथा प्यार नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? बताइए भाई पीत रस का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, पीत नली में होता है, आमाशय में होता है, या यकृत में होता है? दीजिए जवाब। पीत रस का निर्माण है वो कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत के अंदर है वो पीत रस का निर्माण होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछा जाए कि पीत रस का संचय कहाँ होता है तो वो पित्ताशय में होता है, और पीत रस का निर्माण जो होता है वो यकृत के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव में दाद किसके कारण होता है? मानव में जो दाद होता है वो वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है? दीजिए जवाब। मानव में दाद किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक के कारण है वो दाद होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है? दीजिए भाई जवाब।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो हृदय की धड़कन को है वो सुसंचालित यानी सही तरीके से संचालित करता है? सोडियम करता है, मैग्नीशियम करता है, कैल्शियम करता है या फिर जिंक करता है? दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए भाई, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 5, 9 या फिर 6 या फिर 12? दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, ये किस से प्राप्त होता है? मैंने आपको कई बार बता दिया है। पेनिसिलिन एक कवक है जो प्रतिजैविक है, वो 1927 के अंदर है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। बताओ किससे की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक, और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आ जाता है? बताइए भाई, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? बताइए। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपने को पता है कि जो स्क्रवी रोग होता है जिसके अंदर है वो घाव भरने में समय लगता है और मसूड़ों में क्या आ जाता है? खून आ जाता है, तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड है वो किसके विकास से संबंधित है? दीजिए जवाब। ऑपरेशन फ्लड किसके विकास से संबंधित है? गेहूं, चावल, मांस या दूध? ऑपरेशन फ्लड किसके विकास से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा दूध के विकास से है वो ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दांत किस हड्डी से जुड़े रहते हैं? बताइए भाई, मानव के जो दांत होते हैं वो किस हड्डी से जुड़े रहते हैं? टीबिया से, ऑक्सीपिटल से, फ्रंटल से या फिर मैग्जिला से? दीजिए जवाब। मानव के दांत किस हड्डी से जुड़े रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्जिला। ये जो है इसको अपन है वो जबड़ास्ती भी बोलते हैं, और ये जबड़ी के अंदर पाई जाती है, और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मैग्जिला ही होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दीजिए भाई। सोरोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन होता है? मेंढक का होता है, सर्प का होता है, छिपकली का होता है या पक्षी का होता है? सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कितनी हड्डियां मिलकर चेहरे का निर्माण करती है? बताइए भाई, कितनी हड्डियां जो है वो मिलकर चेहरे का निर्माण करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप बताइए हमारे चेहरे के अंदर है वो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 हड्डियां। ठीक है, तो दोस्तों आज अपने जो है वो 1700 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी वास्तव में मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी हो रही है। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो विद्यार्थी पहले दिन से हमारी टेस्ट सीरीज से जो ई बुक पर आधारित टेस्ट सीरीज है उससे जुड़ा हुआ है, उसकी साइंस में क्या कुछ सुधार हुआ है या उसको कुछ क्या फ़ायदा है वो मिला है। एक बार आप है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर, न कि आपको लाइव चैट के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको अब तक जो 1700 क्वेश्चन हो चुके हैं उनके आपने लगातार 100 क्वेश्चन जो डेली पढ़े हैं उनसे आपकी साइंस में किस हद तक है वो सुधार आपने महसूस किया है। वो अनुभव आप एक बार ज़रूर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आपको है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। चलिए अपन है वो कल मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर।